हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। और आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और मुझे आशा है कि आप लोग का तैयारी भी बहुत अच्छी से चल रही होगी। तो आज जो हम आप लोग के साथ में उपस्थित हुए हैं एक मॉडल प्रश्न पत्र लेकर, जो कि क्लास 10 के यानी कि विषय गणित है। तो इसका टोटल हम एमसीक्यू 30 एमसीक्यू है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये डिस्कशन से जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे हैं, उनका भी मैथ का प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। वो भी डर नहीं डरेगा। तो इस प्रकार से आप लोग हमारे साथ बने रहिए और अंत तक देखिए कि किस प्रकार से सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग को आसानी से इजी वे में कराया जाता है। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वो देख लेते हैं हम लोग। इंस्ट्रक्शन क्या है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। फिर क्या है कि इस प्रश्न पत्र में 4 खंड ए बी सी एवं डी है। कुल प्रश्नों की संख्या 52 है। तो इस प्रकार से कुछ जितने भी है 1 से 30 तक आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है और इसी का हम आज सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला से फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि सेक्शन ए यानी खंड का में हम लोग चलते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है बच्चों, वो क्या है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 27 के शून्यक है। तो सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि पी एक्स को जीरो करना पड़ता है। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो क्या करेंगे इसको कि यहाँ से लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 27 बराबर जीरो करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर बराबर ये माइनस का जो 27 है उधर जाएगा तो बराबर का दूसरे साइड तो हो जाएगा प्लस में 27। यहाँ से क्या होगा कि एक्स बराबर जो है वो स्क्वायर जो है अब चला जाएगा रूट में। तो यहाँ से क्या होगा 27। और जब भी एक कोई रूट में जाता है ना, तो क्या होता है बच्चों, प्लस और माइनस के साथ में रखता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं कि जो 20 जो 7 है उसको हम किस तरह से तोड़ सकते हैं। तो यहाँ से तोड़ सकते हैं इसको क्या कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे इसको तोड़िए। तो 27 को तोड़ने के बाद क्या आता है कि यहाँ 3 से लगेगा 9 आया। फिर 3 से हम लगाएं कितना है 3 आया। तो 3 × 3 × 3 इस तरह से आ रहा है। तो क्या होगा जोड़ा लगता है, जैसे तो जो जोड़ा मिल गया वो रूट से बाहर आ जाता है और जो जिसका नहीं जोड़ा लगा है वो अंदर रह जाता है। यानी कि 3 √3 दिखेगा आपको प्लस और माइनस के साथ। तो कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से बी हमारा बिल्कुल सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें कुल कितने शून्य होते हैं? देखिए बच्चों, पहले जो क्वेश्चन आप लोग का दिया रहता था, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा ये थिकनेस ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे देखते हैं। पहले दिया रहता था कार्तीय तल दिया रहता था। क्या दिया रहता बच्चों? कार्तीय तल इस प्रकार से दिया रहता था। और ये हो गया आपका वाई अक्ष और यहाँ दिया रहता था एक्स अक्ष। तो अभी क्या दिया है आप लोग को, ये सिर्फ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार ऐसे लेके और ऐसे करके ऐसे कुछ हम लोग दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि 3 बिंदुओं पर जब प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है, अगर 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है यानी कि पहला, दूसरा और एक तीसरा, तो यहाँ पे जो है बच्चों, यहाँ पे क्या बोलते हैं कितने शून्यक होंगे इसके? तो टोटल यहाँ पे जो होंगे 1 2 3 यानी कि 3 होंगे। ठीक है, तो आप 3 को क्लिक कर दीजिएगा, 3 को आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है बच्चों कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है बच्चों, तो अनंत होती है, इन्फिनाइट होती है। तो यहाँ पे तीसरा के लिए आपका आंसर जो हो जाएगा वो अनंत आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ यानी कि मासक क्या होगा?
दो क्रमिक यानी कि दो क्रमागत है, सम संख्या है। जैसे कि बच्चों हम ले लिए 2 और 4, 2 और 4 का जब एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों? 2 आएगा। और मान लिया जाए 8 और 10 भी लिए, तो भी यहाँ से एचसीएफ निकाल लीजिएगा आप लोग। एचसीएफ निकालने पे आप लोग को क्या मिलेगा? 2। तो एक बात यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या पूछा है? दो क्रमिक सम संख्या। अगर आपको विषम पूछता, अगर आपको क्या पूछता? विषम पूछता, तो विषम में क्या हो जाता बच्चों? आपका आंसर 1 हो जाता। और अगर सम है, इसके लिए यहाँ पे आंसर कितना होगा? 2 होगा। तो यहाँ पे 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो चरों x, y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव हो सकते हैं? तो देखिए बच्चों, एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो आपका यहाँ जब यहाँ पे क्या दिया है? एक्स और वाई दो चर दिए हैं। कितने दिए हैं? दो चरों में। और दो चर जब दिया रहता है बच्चों, तो आपका जो यहाँ पे हल आएगा, कितने आएगा? ये देखिए कि जब हम एक्स का मान कुछ रखेंगे तो वाई का कुछ आ जाएगा, जो वाई का मान हम कुछ रखेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे मान यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे कौन है हमारा सही, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है? ठीक है, तो बच्चों हम लोग एक चीज समझ लेते हैं यहाँ पे, ये समझना बहुत जरूरी है। हम लोग क्लास जो है वो 10 में आप लोग देखे होंगे कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये कंडीशन दूसरा क्या आता था, जिसमें तीनों बराबर होता था, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये दूसरा हो गया। तीसरा कंडीशन क्या आता था? A1/A2 B1/B2 और इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि यहाँ पे इसमें जो होता था, ये क्या होता था इसमें? A1/A2, पहला कंडीशन A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये क्या होता था? संगत होता था। क्या होता था? संगत। और दूसरा भी, ये तीनों जब बराबर आता तो भी क्या आता था? संगत। और तीसरा क्या है आपका? ये जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो इसमें क्या होता था? असंगत या संगत। अब यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमको क्या पूछा है कि असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। असंगत में कैसी होती है बच्चों? असंगत में ही क्या होती है? समांतर होती है। कैसी होती है? समांतर। और आपका संगत में जो है बच्चों, यहाँ पे संपाती हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी? संपाती। और सबसे ऊपर में क्या हो जाएगी बच्चों? यहाँ पे जहाँ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यहाँ पे प्रतिच्छेदी हो जाती है। क्या होती है? प्रतिच्छेदी। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, और ताकि आप लोग को कैसा भी क्वेश्चन है तो वहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। x² - 3x + 2 बराबर 0 का एक मूल है। तो मूल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले इसको यहाँ से हम इरेज करके हटा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ठीक है, यहाँ से हटा लेते हैं इसको, ताकि यहाँ लिखने का जगह हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? x² - 3x + 2 बराबर 0। तो इसका अगर मूल निकालने बोला है बच्चों, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे। ठीक है, फैक्टर आने के गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं? ये x² के गुणांक में हम चेक करते थे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। और इसको c से हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो मान लीजिए कितना आ गया? 2 आ गया। 2 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 और 1। 2 और 1 को कुछ इस प्रकार से लिखना है कि गुणा करने पे 2 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पे ये बीच वाला आना चाहिए। तो हमारा यानी कि 3x लाना है। तो यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? यहाँ पे लिख लेते हैं कि x² - 3x + 2 बराबर क्या दिया हुआ है? 0। यहाँ से हम लोग लिख लेंगे कि x² और ये -3x के पास में हम लोग क्या लिखेंगे? -2x। यहीं से ये 2 और 1 से की मदद से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, -2x - x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं?
यहाँ से देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि अब इसमें इसके बीच में कॉमन करेंगे, ठीक है, इसके और इसके बीच में क्या करेंगे, कॉमन। तो यहाँ से देखिए x कॉमन हो रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे कि x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x माइनस टू। अब देखिए दूसरा में क्या करना है कि कुछ ऐसा कॉमन लेना है, कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि यहाँ पे आपका ऐसा ही देखने को यहाँ मिले। तो अगर हम यहाँ से देखिए कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, सिर्फ माइनस वन कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स बचेगा, और आपका जो माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा टू, ठीक है, बराबर जीरो। यहाँ से अब क्या करेंगे, ये दोनों मिल गया, जब मिल जाएगा तो आपका गुणनखंड सही हो रहा होगा। तो जो मिल गया उसको क्या कर लीजिए आप, एक एक जगह रखिए, और जो बाहर दिख रहा है जैसे एक्स और माइनस वन, इसको आप लोग क्या कीजिए, एक जगह लिख दीजिए एक्स माइनस वन। अब क्या कीजिए, दोनों को बारी बारी से जीरो कीजिए। तो यहाँ से हमारा क्या देखने को मिल सकता है कि एक्स माइनस टू है, तो एक्स माइनस टू बराबर जीरो करेंगे तो एक्स बराबर क्या आएगा, टू आएगा। और यहाँ से क्या आएगा कि x माइनस वन है, तो इसके बराबर को उधर लेके जाएंगे तो वन आएगा, यानी कि टू और वन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा कहाँ है, तो टू है, एक ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या है, दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो यहाँ से देखिएगा बच्चों कि यहाँ से हम लोग एक नीचे लिख के देखते हैं, आप लोग को बता देते हैं। इसको बनाएंगे तो ये भी यहाँ पे देखिए, यहाँ हम लोग लिख लेंगे कि माना, माना की, माना कि जो पहले पूर्णांक है, यानी कि पहला जो पूर्णांक है, यानी कि क्या बोला, दो लगातार विषम धनात्मक। तो विषम बच्चा आपका क्या मान लिया जाता है, पहला क्या है, एक्स है, तो हमारा जो दूसरा होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू होगा, दो बढ़ेगा। जैसे मान लिया जाए अगर तीन मानते हैं तो दूसरा क्या आएगा, पाँच आएगा, ठीक है, इस प्रकार से मेरा आएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ चलते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिया है, दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांकों पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग इतना है। मान लिया जाए क्या बोला जा रहा है, इसका वर्ग प्लस यहाँ क्या है, एक्स प्लस टू का वर्ग, ये दोनों का वर्ग कितना आना चाहिए, 290 के बराबर। तो यहाँ से बच्चों हम लोग ऐसा भी दिमाग लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पे अगर x के जगह पे हम कुछ मान सोच लेते हैं, जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है उसी के अकॉर्डिंग अगर हम सोच लेते हैं, मान लिया जाए यहाँ पे क्या रख देते हैं कि 11, 11 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 11 और 2 कितना होगा, 13 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो अगर इसके बराबर अगर आ जाता है, जैसे 11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा, और यहाँ 13 का स्क्वायर 169 आ जाएगा, ठीक है। तो 69 और एक क्या हो गया, 70 और 100, यानी कि 270 और 20, 290, यानी कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। इसको जोड़ के देख लीजिएगा आप लोग, और यहाँ पे देख लीजिएगा कि दोनों आपस में बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम ऑप्शन से भी आंसर कर सकते हैं, नहीं तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे और गुणनखंड विधि से इसका आंसर ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम, आगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे 9 जो हमारा है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। 9 में क्या दिया है बच्चों, जितने भी चीज बता रहे हैं बच्चों, जितने भी लिख के बता रहे हैं साइड में, ये सारे आप लोग के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको लिख लीजिएगा, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। और यहाँ पे इस प्रकार से बता रहे हैं ताकि आप लोग को सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। और ये जो सारे क्वेश्चन जो है, ये जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, और ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से देखिए हम लोग को क्या दिया गया है कि, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 में है, निम्नलिखित में से कौन एपी समांतर श्रेणी में है। तो देखिए एपी का क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एपी जो होता है उसके बीच में जो, यानी कि यहाँ देखिए कि ए टू या तो ए टू माइनस ए वन करेंगे, या तो फिर ए थ्री माइनस ए टू करेंगे, तो जो भी है डिफरेंस बार बार सेम आना चाहिए। जैसे यहाँ करके देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, दो आ रहा है। अब इसके बीच में किए चार आ गया, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहाँ करके देख रहे हैं कितना आ रहा है, दो, यहाँ से फिर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, छः आ गया, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ से देख लीजिए आप, एक से चार या चार में से एक घटाइए तो तीन आ रहा है, और नौ से चार को घटाइए तो पाँच आ रहा है, यहाँ भी नहीं होगा। तो यहाँ देखते हैं हम लोग चेक करके कि यहाँ पे क्या है, -10, यहाँ पे क्या है, -10 में से, यानी कि -6 में से -10, यानी कि -6 है पहले से, और इसको -10, तो माइनस एक फॉर्मूला में होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ रहा है, चार आ रहा है। और जब इसके आगे इधर देखते हैं तो क्या आता है कि -2 लेते हैं ए थ्री, और ए टू क्या है, -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ से भी क्या आ रहा है हमारा, कि यानी कि 4 आ जा रहा है।
तो यहाँ पे यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जो कि एपी के रूप में दिख रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा ये थिकनेस को इसको क्या करते हैं, हल्का सा और कम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। 1 4 7 10 डॉट 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 ये कॉमा करके दिया है। मैं 18वें पद का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो इसी के आधार पर हम शॉर्टकट में यहाँ पे देखिए आपका क्या है, ए वन है, ए टू है, ए थ्री है। तो यहाँ पे ये आपका कितना हो गया बच्चा, एक हो गया। डी क्या आएगा, ए टू माइनस ए वन को घटा दीजिए तो डी निकल के कितना आ गया, आपका 3 आ गया। पूछा क्या, 17वां पद। तो यानी कि ये आपको सॉरी ये 18 पूछा है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस 17 डी आ जाएगा यहाँ पे, फॉर्मूला से माइनस करेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए का वैल्यू कितना है, 1 है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 17 इंटू डी का मान कितना है, 3 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक प्लस 17 दिया 51। तो 51 और एक कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 52। तो यहाँ पे 52 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ से देखते हैं हम लोग अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो 11 में क्या दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है। तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगी। तो एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि आप लोग मान लिया जाए यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हम लोग दो त्रिभुज ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, दो मान लिया जाए, बड़ा छोटा कुछ भी थोड़ा सा ले लीजिए। ठीक है, इसको हम लोग मान ले रहे हैं ए बी सी, और यहाँ मान लेते हैं PQR। ठीक है, ये दो त्रिभुज है, तो यहाँ क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है, 16, और ये दिया है 9। क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। तो देखिए समरूप त्रिभुज में क्या होता है बच्चों, समरूप त्रिभुज में जो होता है उसकी भुजाएं का वर्ग जो होता है इसके क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, कि जैसे देखिए कि यहाँ मान लिया जाए जो एरिया है, यानी कि जो क्षेत्रफल है, पहला का क्षेत्रफल बटे दूसरा का क्षेत्रफल, यानी दोनों का अनुपात, और इनकी भुजाएं, जैसे मान लिया जाए कि ए बी हो गया, ए बी का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, PQ का वर्ग हो जाएगा, ये इसके बराबर होगी। तो एक बात समझिए कि क्षेत्रफल दिया है, तो ये क्षेत्रफल से यानी कि ये जो अगर भुजा निकालना है, तो ये स्क्वायर किधर चलेगा, इधर यानी रूट में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, 16:9। तो इसका क्या कर दीजिए, सिर्फ सिर्फ इसको रूट से बाहर निकाल दीजिए, यानी कि इसको रूट चढ़ा देंगे, यानी कि 16 का रूट, अगर 16 रूट से निकालते हैं तो आएगा 4, और यहाँ आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, 9 के नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग क्या देख लीजिए कि आपका जो है, यहाँ से आपका जो आंसर ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका, यानी कि सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जब क्या होता है, जब क्षेत्रफल दिया है और उसकी क्या बोला है, उसकी भुजाओं का अनुपात पूछा है, तो इसको सिर्फ रूट निकाल देना है, क्या करना है, रूट निकाल देना है। और अगर अगर आप लोगों को अगर क्या दिया है, अगर भुजाओं का अनुपात मान लिया जाए इस तरह दिया है, और अगर क्षेत्रफल निकालना है, तो सिर्फ इस सब का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। जैसे यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाता 16, यहाँ आता 9। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर को करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखिए इसमें आ गए हैं। तो समचतुर्भुज के विकर्ण कितना है, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। मतलब D1 यहाँ पे दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, B2। जैसे कि मान लिया जाए, एक हम फिगर बना देते हैं आप लोग के लिए, यहाँ से एक फिगर बना देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा फिगर टेढ़ा मेढ़ा भी हो रहा है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ठीक है, ये दोनों आपका क्या हो गया, विकर्ण हो गया। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, विकर्ण हो गया, D1 D2। अब देखिए ये विकर्ण और जो इसकी भुजाएं होती है, इसके बीच में यहाँ क्या पूछा, इसकी भुजा की लंबाई। तो ये विकर्ण और इसकी भुजा के बीच में एक फॉर्मूला होता है, एक रिलेशन होता है। तो एक रिलेशन क्या होता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। यहाँ क्या होता है, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर जो होता है आपका यहाँ 4A, यहाँ पे क्या होता है आपका 4A² होता है। क्या होता है बच्चों, 4A²। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए पहला D बनाने की 6 का स्क्वायर करना होगा,
और दूसरा क्या है, 8 का स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ से हमारा क्या दिखेगा, यहाँ से आ जाएगा आपका क्या, यहाँ पे लिख लीजिए 4 और ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसको बनाएंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 बराबर क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आता है, 100। और ये जो 4 यहाँ पे गुना में है, बराबर की इधर लाएंगे तो भागा में चला जाएगा, बराबर ए स्क्वायर। यहाँ से थोड़ा सा हम साइड करके लिख लेते हैं, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 25 बार में कट जाएगा, 25 के 100। तो यहाँ से बच्चों अब आ जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर बराबर अंडर, सॉरी सॉरी, इसको यहाँ से हटाएंगे तो आएगा, ठीक है। यानी कि ये हटा लीजिए यहाँ से, स्क्वायर नहीं, क्योंकि स्क्वायर को हटा के हम रूट में भेज दिए, तो ये चला गया रूट अंडर रूट 25। तो यहाँ से आपका ये बराबर, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे आपका 5 सेंटीमीटर आंसर दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग थोड़ा सा फिर से जगह बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा जगह बना लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए पहले क्या बोला, जैसे कि मान लिया जाए एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष, तो ये प्रतिच्छेदी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो यहाँ पे आपका 13 का जो होगा राइट आंसर वो हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि वाई अक्ष से 5 इकाई, जैसे देख लीजिए यहाँ पे एक और फिगर हम लोग बता देते हैं, ठीक है। यहाँ से एक फिगर ले लेते हैं, ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये आपका क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया, ठीक है। तो यहाँ वाई से इधर कितना दूर जा रहा है, 5 इकाई जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला, 5 इकाई युग्म और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। कहाँ स्थित है, एक्स अक्ष पर एक बिंदु, मान लीजिए यहाँ है जो बिंदु क्या है, P स्थित है, ठीक है। तो देखिए 5 इकाई बोल रहा है, तो मान लीजिए 1 2 3 4 और 5 मेरा यही है, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं। तो यहाँ पे P निर्देशांक लिखने बोल रहा है, तो इधर इकाई 5 लिए हैं, तो सबसे पहले अगर P का निर्देशांक लिखते हैं तो पहले x का वैल्यू लिखते हैं, और x में आपका कितना हो जाएगा, 5 इकाई तक गया है तो 5, और ये देखिए यही रेखा पे एक्स अक्ष पे है, तो y का मान क्या होता है, 0। तो यहाँ पे आपका 5,0 आंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ दिख रहा है आपका, आपका कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे इसके लिए था ना, ये इसके लिए, तो आपका 5,0 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि सानिया बराबर 3/4 दिया है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे इसको क्या, सानिया बराबर 3/4 और कोसेक ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, सिंपल से फिगर बना के इसको निकालते थे। अब देखिए सानिया बराबर क्या होता है, सानिया बराबर क्या होता है, सानिये बराबर क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ आपका होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण होता है बच्चों, तो यहाँ से लंब और कर्ण हम लिख लेंगे, कितना दिया है, 3 और 4। तो यहाँ से आधार निकालते, लेकिन आधार हम लोग नहीं निकालेंगे यहाँ पे, क्योंकि क्या पूछा है, कोसेक ये, कोसेक ये क्या होता है, साइन का जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है, साइन का जस्ट उल्टा। तो यहाँ उल्टा कर देंगे, यानी कि कर्ण बटे लंब हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4/3 आपका राइट आंसर। 4/3 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, सेकिए प्लस टेन ए, सेकिए प्लस टेन ए, और फिर ब्रैकेट में बदलते हैं इसको 1 - sin ए, यानी कि ये किसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ क्या करते हैं कि इसका थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ चलिए इसको जगह बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ये जो हमारा जगह है इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, ताकि हमारा आसानी से बन जाए, ठीक है। चलिए यहाँ से आते हैं हम लोग, यहाँ से इसका थिकनेस को हटा लीजिए, ठीक है, और यहाँ से आप कलर चूज कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं हम लोग, यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पे दिया क्या है, सेकिए प्लस टेन ए, तो यहाँ ले लेते हैं क्या है कि सेकिए प्लस टेन ए, हाँ सेकिए प्लस टेन ए, और यहाँ पे दिया है आपका इधर से फिर से ब्रैकेट में 1 - sin ए। तो इसको हम लोग त्रिकोणमितीय का ये है, ठीक है। अब इसको हम लोग चेक करके देख लेते हैं क्या होता है, सेकिए बराबर क्या होता है, सेकिए का हम लोग लिख सकते हैं 1/cos ए, ठीक है।
प्लस टेन ए को क्या लिख सकते हैं कॉस के फॉर्म में, साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे ए हम लोग लिख चुके हैं। चलिए अब यहाँ इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए, वन माइनस साइन ए। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका कॉस ए। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका वन प्लस साइन ए, क्या हो जाएगा वन प्लस साइन ए। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कि वन माइनस साइन ए। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे कि ऊपर यहाँ गुना का चिन्ह है, तो ऊपर वाला ऊपर से गुना हो जाएगा, नीचे वाला नीचे रह जाएगा। तो यहाँ देखिए कि ए प्लस बी के रूप में है और ए माइनस बी के रूप में है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पे कि ए ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी आपका क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह में क्या आएगा, एक का स्क्वायर, जो कि एक का स्क्वायर करें तो भी उतना ही रहेगा, और यहाँ क्या है साइन, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा कॉस ए। अब एक चीज ध्यान दीजिए, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक यहीं रह जाएगा, एक एक ही होगा, और वन माइनस साइन स्क्वायर ये बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ये बटे कॉस ए। तो यहाँ से क्या होगा, आपका स्क्वायर से एक कॉस कट जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर ए का मतलब हो गया कि दो बार आया है कॉस, कॉस ए, तो एक से एक कट गया, बचा क्या कॉस ए। तो यहाँ से आपका कॉस ए आ चुका है, और कॉस ए कहाँ दिख रहा है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन के लिए फिर से थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हटा लेते हैं इसको। अब यहाँ से क्या है हमारा अधि, यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है अधि टेन ए बराबर रूट तीन, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि टेन ए बराबर क्या दिया है रूट तीन। अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ टेन ए और यहाँ पे आपका क्या है रूट तीन, तो रूट तीन जो टेन के फॉर्म में टेन कितना डिग्री का मान है, तो टेन आपका कितना डिग्री का मान होता है यहाँ पे, ये तो आपका हो जाता है कितना, यहाँ पे टेन आपका 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख लीजिए कि टेन 60 डिग्री। ठीक है, तो टेन 60 डिग्री लिख लिए, तो यहाँ पे हमारा टेन से टेन चला जाएगा, टेन से टेन चला जाएगा, ए बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। इस प्रकार से हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा जो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब किसी सीधे खंबे जब जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक खंबा है की ऊंचाई और इसकी जो छाया, ये क्या आ गया छाया, ये क्या हो आपस में क्या हो बराबर। खंबा की क्या बोला है, जब किसी सीधे खंबे की छाया और उसकी ऊंचाई मतलब ये और ये आपका बराबर हो। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा आप लोग देख लीजिएगा, ये बराबर कब होता है। तो ये जनरली हम लोग जानते हैं बराबर कब होता है, जब ये 10:45 रहता है। अब यहाँ 10:45 को हम लोग चेक करके देखते हैं। मान लिया जाए इसको एक रखें, इसको भी एक रखें, तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम लोग 10:45 डिग्री बराबर क्या होता है लंब बटे, यानी कि एल फॉर लंब, लंब बटे आधार। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे 10:45 का मान एक होता है, और ये भी एक है, ये भी एक है, इसको काटेंगे तो भी एक ही आएगा, एक बराबर एक आ गया। तो ये बराबर कब होता है, तो 45 डिग्री के स्थिति में। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का, वो हो जाएगा 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्या है कि अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है। तो हम लोग क्लास 8 में भली भांति पढ़ चुके हैं कि अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसको समझने के लिए कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त ऐसे करके बना लेते हैं, बना लिए। अब यहाँ से देखिए कहीं से भी एक ऐसे करके हम लोग इसके क्या बोलते हैं इसको, जो परिधि दिया है ना उस पे अगर एंगल बनाएंगे हम लोग, कितना डिग्री का बन जाएगा 90 डिग्री का बनेगा। और देखिए यहाँ क्या होता है 180, और इसके बीचों बीच अगर भी हम बना के देखते हैं तो इसका जस्ट आधा होता है। ये क्लास 9 में भी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा जो होगा वो 90 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य यानी बराबर है,
हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं की संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक ए वृत्त लीजिए और एक और थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज कीजिएगा, एक और वृत्त लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ जो केंद्र मान लिए, यहाँ से इसको यहाँ लेते आइए, ठीक है। अब देखिए ये मान लीजिए इसको C1, इसको मान लीजिए C2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा R1 त्रिज्या के लिए, ये R2। अब यहाँ ये बोल रहा है कि ये जो C1 और C2 यानी कि C1 से C2, ठीक है, ये जो बराबर है किसके, यानी कि इसका दूरी जो है C1 C2 के जो दूरी है वो R1 प्लस R2 के बराबर है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इस कंडीशन में ये बराबर बताया, तो यहाँ पे क्या स्पर्श रेखा है, उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है कि ये दोनों के बीच में कॉमन यानी दोनों से बनना चाहिए। तो दोनों से बनने के लिए आपका एक स्पर्श रेखा यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छा से, एक यहाँ होगा और एक आपका यहाँ नीचे नीचे की ओर होगा आपका, ठीक है, ये सटेगा, एक नीचे की ओर आएगा और एक तीसरा कहाँ होगा, ये आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका पहला, दूसरा और एक सामने से बीचों से गुजरेगा तीसरा, तो यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं कि 3 हो गया, ठीक है। तो अब इसका आंसर हम कर दिए 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। क्या है कि वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में, वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में क्या होती है, तो अभी देखो शांत रहो। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करते हैं कि वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, तो यहाँ पे क्या है कि एक वृत्त हम ले रहे हैं, ठीक है, और इसकी क्या बोलती है, यहाँ पे एक केंद्र मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से एक जीवा हम यहाँ खींच दिए और एक जीवा हम यहाँ खींच दिए, ठीक है, और ये यहाँ से ये जो है केंद्र से मिला दीजिए और यहाँ से इसको यहाँ मिला दीजिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि पूछा कि वृत्त, वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में क्या होती है, तो ये जीवाएं भी जब ये बराबर होगा, ये केंद्र से बराबर दूरी पर होगा, तो ये जीवाएं भी क्या होगी, आपस में समान होगी यानी कि बराबर होगी। तो 21 का आपका जो आंसर हो गया बी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दो गोले के आयतन का अनुपात इतना दिया हुआ है, 8:27 है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात। तो सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ से हटाइए, ठीक है, इसको हटा लेते हैं यहाँ से, यहीं समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है कि उसके आयतन का अनुपात, तो गोले का आयतन क्या होता है बच्चों, तो होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब ये मान लीजिए इसको 1, इसको मान लीजिए 4/3 पाई r/2 का क्यूब मान लीजिए, ये आयतन दिया है। तो सबसे पहले अनुपात में ये देखिए 4/3 पाई ये चला गया, ये आर आर R1 यानी क्यूब और R2 का क्यूब ये दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम इसको क्यूब से हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्यूब रूट 8 आ जाएगा और एक आ जाएगा आपका क्यूब रूट 27। तो यहाँ से इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा आपका 3। ये हमारा क्या निकल गया बच्चों, ये हमारा आर निकल गया, क्योंकि ये आर क्यू है, इसको हम अगर उधर भेजेंगे तो रूट यानी कि क्यूब रूट बन जाएगा, यहाँ भी क्यूब रूट बनेगा। ये 2 और 3 के अनुपात में ये क्या निकल गया, यानी कि यहाँ पे निकल के आ गया, इसका अनुपात निकल गया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि हमको क्या पूछा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों कि 4 पाई r², ठीक है, 4 पाई r²। तो ये सॉरी r² मान लो इसको 1 के लिए, और एक आर मान लो 4 पाई r2 का स्क्वायर मान लो, ठीक है। तो ये तो 4 पाई से 4 पाई चला जाएगा, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, R1 जो है आपका ये R1 है, ये आपका क्या है R2 है। तो 2 का स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर लो और अनुपात 3 का स्क्वायर कर लो, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 के लिए जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 4:9 हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, ये जो क्वेश्चन है आपके क्लास 10 के लिए फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये जो सारे क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट के साथ साथ क्या है, आप इसे प्रैक्टिस करके इस टाइप के क्वेश्चन और प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आए आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर
तो उसकी त्रिज्या क्या होगी बच्चों? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो इसकी त्रिज्या जो होगी वो क्या होगी। तो यहाँ से थोड़ा सा 1 सेकंड का ब्रेक, थोड़ा सा हम लोग अपना चार्ज अलग कर लेते हैं, जैसे चार्जिंग होने वाला है। थोड़ा सा शांति से बने रहिएगा। चार्जिंग प्लग कर रहे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं क्या है कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि दो गोले के आयतन का अनुपात इतना दिया, ये तो हो गया सॉरी। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, सेमी है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए हम अभी चर्चा किए कि गोले का जो आपका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, गोले का 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 पाई r स्क्वायर बराबर कितना दे दिया आप लोग को, 144 पाई। अब देखिए यहाँ से पाई को कैंसिल कर दीजिए, तो अब देखिए यहाँ क्या बचा, r स्क्वायर बराबर क्या है 144, और यहाँ जो 4 गुना में है वो इधर आएगा तो भागा में चला जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए। तो इसको देखिए, इसको काटिए, 4 तिया 12, बचा कितना 2, ये बन गया 24, 4 6 24, यहाँ कितना गया, यानी कि अब r बराबर लिख लेते हैं कि अंडर रूट कितना 36, तो r बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर कहाँ दिख रहा है आपको, तो यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसी प्रकार से हम लोग जाते हैं कि एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रयत्ता। तो देखिए अगर एक सिक्के को उछालेंगे, ठीक है, तो अगर हम एक बार ऐसे एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो या तो आपका हेड आएगा या तो आपका टेल आएगा, ठीक है, यानी चित या पट, ठीक है। तो चित आए या पट आए तो दोनों का चांस कितना बनता है, आने का चांस कुल कितना है 2, और आपका अभी जो अभी या तो चित आएगा या तो पट आने का उसका संभावना कितना है, तो 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो प्रायिकता है पी इवेंट यानी कि इसका आने का चांस हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे आपका 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्या है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो देखिए कोई भी किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होती है बच्चों, तो कितना होती है 1 होती है, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, हम अपने क्लास में भी पढ़ाएं। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि अभी क्लास 8 9 10 जितने भी हैं और उसके लिए सारा जो आपका मॉडल पेपर निकला है उसका सारा का सोल्यूशन 1 बाय 1 करके अपलोड हो रहा है, तो हमारे चैनल पे विजिट करके आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं चैनल, ठीक है। तो वहाँ से आके सारे आप वीडियो देखकर अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी अच्छे से अच्छे कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे यहाँ एक पासा को उछाला जाता है, पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता। पासा क्या होती है बच्चों, तो लूडो की गोटी होती है, क्या होती है, लूडो की गोटी होती है। आप देख लीजिएगा कि लूडो की गोटी में क्या होता है कि यहाँ से आपका 1 2 इस तरह से कितना तक संख्या होती है, 6 तक होती है। तो सम संख्या बोले तो सम के लिए यानी कि 2 4 6, 6 तक है तो 6 कुल कितना है 6 है, तो सम संख्या कितना आ रहा है 3। तो यानी कि यहाँ से हम लोग घटना को निकालेंगे तो क्या आएगा 3/6, तो इसको काटेंगे तो एक बार में, ये 2 बार में, 3 × 1 = 3, 3 × 6, तो 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि x+2 कॉमा 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में हो, यानी कि क्या हो कि एपी में हो, क्या हो एपी में हो, एपी में हो तो x का मान क्या होगा, ठीक है। एपी में हम बोल रहे हैं, ठीक है। मान लिया जाए ये क्या है A1 है, ये A2 है और ये क्या है A3 है, ठीक है। तो एपी एपी में कब होता है बच्चों, जब यहाँ से हम निकालेंगे A2 - A1 तो उतना ही आना चाहिए, A3 - A2 निकालेंगे तो भी उतना ही आना चाहिए, ठीक है, बराबर आना चाहिए। तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लेते हैं, यहाँ पे इसको हटा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ लेते, अब देखिए यहाँ से हम इसको बना के दिखाते हैं क्या है। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए A2 कितना है, ऐसे कर लीजिए इसको, A2 - A1 बराबर जो होगा A3 - A2। ये देखिए यहाँ पे आपका D1 मान लिया निकल गया, यहाँ पे क्या निकल गया D2, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ क्या है 3x, और एक माइनस यहाँ फार्मूला वाला है, तो माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये -x को कर देगा और 2 को भी माइनस में कर देगा जो ब्रैकेट के अंदर जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको भी बराबर हम करते हैं। तो यहाँ से बराबर करेंगे तो ये 3 आपका क्या है, 4x+1, 4x+1, और इसको घटाएंगे कितना, 3x। तो आपका देखिए इसमें माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 2x-2, और यहाँ क्या आएगा, 3 यानी 4x में से 3x चला गया तो बचा x+1। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 2x, और ये x को इधर लेकर आइए तो ये माइनस माइनस में हो जाएगा, और इधर 1 है और ये प्लस में 2 है, तो इसको बराबर को उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि x बराबर कितना आएगा, 3। तो यहाँ पे आपका 27 के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या है कि 28 के लिए यदि 6, 8, 9, तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि माध्य निकालने के लिए, माध्य बराबर क्या होता है बच्चों कि आ, सभी यानी कि कुल संख्याओं का योग, ठीक है, कुल संख्याओं का योग बटे, या तो सभी प्रश्नों का कुल योग बटे कुल संख्या, प्रश्नों की कुल संख्या। तो यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, आपका ये जो माध्य दे दिया है, क्या दे दिया है, माध्य कितना दिया है, माध्य के सामने लिख देते हैं 10, और यहाँ आपका दिया है नंबर 6+8+9+x, ठीक है, एक्स मानते हैं, गुना नहीं है, क्या है, एक्स है, ठीक है, और +13 और बटे यहाँ पे संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से 2, 3, 5, तो यहाँ 5 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जोड़ के हम देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे आता है 8 से 14, 14 और आपका 9 हो जाएगा यहाँ पे 23, 14, 9 कितना हो जाएगा, 23, 23 और 13 आपका जो हो जाएगा 23 और 10, 33 और 3, 36, 36 प्लस एक्स आ रहा है, कितना रहा है, तो 36, और ये अलग है, इसको अलग रखेंगे, 36+x/5। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 बचे, इसको गुना करेंगे तो 50 आ जाएगा, और इधर क्या आएगा, 36+x। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको कि 50 - 36 बराबर x। तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 14 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 28 के लिए। अब यहाँ से देखिए बच्चों, अब ये अंतिम की ओर हम लोग चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लास्ट की ओर पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि 2, 6, 1 कुछ नंबर दिया गया है का बहुलक पूछा है। तो बहुलक के लिए हम आप लोग को फिर से बता देता हूँ कि बहुलक निकालने के लिए क्या किया जाता है कि एक चीज चेक करना है कि जो नंबर ज्यादा बार रिपीट हुआ हो, जो संख्या ज्यादा बार आया हो। तो यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, 5, 0, 2, 1, 3 और 2। तो देखिए 2 यहाँ पे एक बार, 2 बार और एक 3 बार, 3 बार 2 नजर आया है। तो यहाँ सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या कौन है, तो 2 है। तो 2 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुलक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला चलते हैं कि 30 नंबर क्वेश्चन के लिए आते हैं। तो 8, 7, 12 ये दिया गया है, इसका माध्यिका पूछा है, माध्यिका। तो बच्चों माध्यिका निकालने के लिए पहले क्या किया जाता है, जो भी नंबर आपको दिया गया है, जो भी संख्या दिया गया है, उसको हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, किसमें, बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम यानी कि अब उसको क्या बोलते हैं, आरोही क्रम में अरेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटा जो नंबर है आपका क्या है, 7 है, तो 7 लीजिए, और फिर क्या है, 8 है, 8 लीजिए, फिर क्या है, 9 है, तो 9 लीजिए, फिर 10 है तो 10 लिए, 11 है, 11 लिए, 12 है, 12 लिए, उसके 12 के बाद 13, 14 नहीं है, कितना है, 15 है, 15 लिए। अब देखिए इसको हम क्या किए, आरोही क्रम में सजा लिए, किसमें, आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में इसको सजा लिए। अब माध्यिका निकालने के लिए क्या किया जाता है, अगर ये जो नंबर दिया गया है, ये गिनती, इसको काउंटिंग कीजिएगा, कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर यहाँ विषम दिया रहेगा, क्या, जो संख्या काउंटिंग करने के बाद अगर विषम नंबर रहेगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कितना है, 7 है, तो 7 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 बाएं तरफ छोड़ेंगे और 3 दाएं तरफ छोड़ेंगे, और जो बीच में आएगा वही हमारा क्या होगा, माध्यिका। और अगर सम आएगा, तो सम आएगा जब, तो सम संख्या के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो मान लीजिए जाए, अगर मान लीजिए 8 आ गया, कितना संख्या आ गया, 8, तो 4 इधर करेंगे, 4 इधर करेंगे, तो वो ऐसा नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना है कि 3 इधर छोड़ देना है और 3 इधर छोड़ देना है, बचेगा कौन, 2 ठो बच जाएगा यहाँ पे, यानी कि 2 नंबर, इसके अंदर कितना नंबर, 2 नंबर, तो दोनों को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो उस कंडीशन में आपका सम संख्या अगर रहेगा
नंबर तो उसका निकल जाएगा माध्यिका का। लेकिन यहाँ पे आप 3 दायां तरफ छाट सकते हैं और 3 बायां तरफ छाट सकते हैं। तो यहाँ पे बीच में क्या बच गया, 10। यही 10 आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका का। तो आज का जो आपका जो MCQ था बच्चों, ये टोटल 30 क्वेश्चन जो इसमें था, ये हम सारा करवा चुके हैं। और यहाँ से आपका क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होना शुरू हो गया है। तो लॉन्ग क्वेश्चन का भी वीडियो मेरे चैनल पे जल्द से जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और आप लोग का जो एग्जाम के लिए यानी फाइनल एग्जाम के लिए तैयारी को बेटर से बेटर बना सकते हैं। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो सिर्फ आने की एक लाइक कर दीजिएगा, आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके लिखिएगा, कोई कमी होगा तो उसको कमेंट करके हमें क्या कीजिएगा, सजेस्ट कीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे। और दूसरा बात, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू, आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद।